नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो दीप्ति जी, आज बहुत अच्छी शायरी आपने कही, लेकिन किसान भाइयों के पास तो एक बात तय है कि जमीन जरूर उनके पास रहता है, तभी उनकी खेती गृहस्थी चलती है। और बिल्कुल, हम जब भी सपने देखते हैं तो आसमान की तरफ देखकर सपने देखते हैं। और कृषि दर्शन कार्यक्रम को भी देखें तो किसान भाइयों का सारा सपना जो भी है, सारे सपने पूरे होंगे। जी, हमें लग रहा है दीप्ति जी कि आप इशारा कर रहे हैं कि जो मानसून आने वाला है, किसान की निगाहें अब आसमान की तरफ लगी हुई होंगी। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम कृषि समाचार की जानकारी देंगे, क्योंकि हमेशा हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत जब भी करते हैं तो कृषि समाचार से करते हैं। तो आज भी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। और संजय जी, आपको तो पता है कि कृषि समाचार में हम किन किन बातों की जानकारी देते हैं। दीप्ति जी, इसमें हम लोग कृषि समाचार के साथ मंडी भाव, मौसम की जानकारी इत्यादि देते हैं अपने, ताकि जो हमारे किसान भाई इसका सदुपयोग कर सके। बिल्कुल, तो किसान भाइयों, बिना विलंब किए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बकरी पालन के विकास के लिए चलाई जा रही है बकरा प्रजनन इकाई वितरण योजना। जैविक खेती करने के लिए किसानों को किया जा रहा है प्रेरित। पठारी इलाकों में बुआई के लिए उत्तम है रोटरी डिबलर। बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए पशुपालन विभाग झारखंड की तरफ से एक कल्याणकारी योजना के तहत बकरा प्रजनन इकाई के वितरण की योजना चलाई जा रही है। इस योजना से जहां एक और राज्य में बकरी पालन योजना को बढ़ावा मिलेगा, वहीं यहां के पशुपालक लाभान्वित होंगे। राज्य के पशुपालन विभाग बकरी पालन व्यवसाय के विकास के लिए बकरा प्रजनन इकाई के वितरण की योजना चला रही है। इस योजना के तहत लाभुकों को 5 ब्लैक बंगाल बकरियां और 1 ब्लैक बंगाल बकरा 50% अनुदान पर दिया जाता है। इस योजना द्वारा राज्य के बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जैविक कृषि के लाभों को देखते हुए आज जैविक कृषि लोकप्रिय होता जा रहा है। जो किसान जैविक कृषि के लाभों से अनभिज्ञ हैं, वैसे किसानों को जैविक कृषि अपनाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी इस अभियान में लगी हुई हैं। जैविक विधि से खेती-बाड़ी करने पर फसल उत्पादन तो अच्छा होता ही है, साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। इसके अलावे और भी अनेक फायदे होते हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए जैविक खाद बनाने से लेकर जैविक रोगनाशी एवं कीटनाशी के उपयोग का प्रशिक्षण एवं खेती के तौर तरीके और लाभों से किसानों को परिचय कराकर जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पूसा नन्हा और पूसा डिलीशियस ये नाम है पपीता के उन्नत प्रभेदों के। पपीता की खेती करने के इच्छुक किसान इन प्रभेदों को लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पपीते की खेती करने के इच्छुक किसान पूसा नन्हा और पूसा डिलीशियस नामक पपीते की उन्नत किस्मों के बीज लगाएं तो उनके लिए ये लाभप्रद साबित होगा। इन प्रभेदों की बुआई और उचित कृषि कार्यों द्वारा प्रति पौधा 30 से 150 फल तक प्राप्त किया जा सकता है। फूलगोभी तथा बंदगोभी में मृदु रोमिल रोग नुकसान पहुंचाते हैं। इस रोग को कैसे पहचानें और नियंत्रण के लिए क्या उपाय करें, आइए जानते हैं बेहतर तकनीक में। फूल गोभी और पत्ता गोभी में मृदु रोमिल रोग समान रूप से लगते हैं। इस रोग की स्थिति में पत्तियों की निचली सतह और तने पर धब्बे दिखाई देते हैं और धब्बों पर फफूंद जैसा लग जाता है। यह रोग फसल को काफी हानि पहुंचाता है। ये रोग पौधों पर न लगे, इसके लिए बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेंडाजिम दवा द्वारा उपचारित कर लेना चाहिए। झारखंड जैसे पठारी इलाकों के लिए बुआई करने का उत्तम उपकरण है रोटरी डिबलर। इस उपकरण द्वारा डिबलिंग विधि से बीजों की बुआई काफी आसानी से की जा सकती है। झारखंड जैसे पठारी भूभागों में बुआई के लिए विशेष तौर पर निर्मित इस उपकरण को रोटरी डिबलर कहते हैं। इस उपकरण से डिबलिंग विधि द्वारा बीजों की बुआई आसानी से की जा सकती है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 1.5 एकड़ खेत में बुआई करने में सक्षम है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
आज के हमारे सफल किसान ने खेती बाड़ी के पुराने तौर तरीकों में बदलाव लाकर बदल ली अपनी जिंदगी। तो आइए मिलते हैं इस सफल किसान से। यह शख्स अनाजों के साथ सब्जी फसलों की भी खेती करते हैं। अपनी सफल खेती बाड़ी के विषय में ये बताते हैं कि ये मौसम के हिसाब से एवं विशेषज्ञों की सलाह मानकर आधुनिक खेती करते हैं। आज इनके क्षेत्र के किसान इन्हें अपना प्रेरक मानकर इनकी तरह खेती करने की चाह रखते हैं। अभी तो आलू लगाए हैं और लहसुन लगाए हैं और गोभी अभी रोप रहे हैं। 3 महीना में हो जाएगा। मार्केट में बेचते हैं, बराम्बे, उरगुटू, पिठोरिया, फिर टाटा भी बेचते हैं। अपने बाल बच्चों को पढ़ाए लिखाए हैं, काम करते हैं। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य के प्रमुख मंडियों की स्थिति कमोबेश सामान्य बनी रही। अनाजों के भावों में आंशिक उतार चढ़ाव के अलावे कोई विशेष बदलाव नहीं देखने को मिला। वहीं सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के मूल्यों में नरमी रही। आज भी के कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रही। चावल उत्तम न्यूनतम 2,300 रुपए से लेकर अधिकतम 2,500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1,300 रुपए से लेकर अधिकतम 1,500 रुपए। चना न्यूनतम 5,000 रुपए से लेकर अधिकतम 5,200 रुपए। चीनी न्यूनतम 3,600 रुपए से लेकर अधिकतम 3,750 रुपए तथा प्याज न्यूनतम 1,800 रुपए से लेकर अधिकतम 2,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और संजय जी, कितनी अच्छी जानकारियां हमने ली कृषि समाचार से। उम्मीद करते हैं कि किसान भाई बंधु भी लाभान्वित हुए होंगे। जी दीप्ति जी, न सिर्फ कृषि समाचार से बल्कि आज के कार्यक्रम में भी हमारे विशेषज्ञ नई नई जानकारियां लेकर आए हैं, खास करके जो अभी मानसून में खेती करने वाली फसल है उसके बारे में। बिल्कुल। और धान जो कि मुख्य फसल के रूप में मानी जाती है, तो किस तरह से धान की खेती करेंगे, वो भी टाण जमीन में सीधी बुआई। जी किसान भाइयों, आप लोग तो मध्यम और निचली जमीन में रोपा विधि से धान की खेती करते ही होंगे, लेकिन टाण जमीन में अगर रोपा सीधी बुआई से खेती करें तो इसमें बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है कम मेहनत में। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि आप सबके घर में अनाजों की बिल्कुल कमी ना हो और धान से चावल आप सबके घर घर पहुंचे, भूख मिटे और पोषण मिले। इसके लिए जरूरी है कि धान की बुआई सही समय पर की जाए और सही तरीके से की जाए। किस तरह से की जाए, इन तमाम बातों की जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी और सभी किसान भाइयों को जोहार। किसान भाइयों, हमने आपके लिए विषय चुना है कि धान की सीधी बुआई कैसे करें, और इसी पर डॉक्टर साहब से विशेष जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि धान की सीधी बुआई कब की जाती है और क्यों की जाती है? धान की सीधी बुआई हम लोग खरीफ में करते हैं और इसके लिए जो है अभी खरीफ का मौसम आने वाला है,
तो यहाँ जो है अपने ज़िला में या पूरे झारखंड में अधिकतर ज़मीन अपने ज़िला में तो 70% ज़मीन तो आपका टाण में है, और जिसमें कि सीधी बुआई के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और दूसरा कारण है कि यहाँ जो है लेबर या मजदूरों का ये सीज़न में, धान के सीज़न में अभाव हो जाता है। इसके चलते ज़्यादातर किसान सीधी बुआई द्वारा ही धान की खेती करते हैं। तो ये क्यों करते हैं ये तो आपने बता दी, लेकिन ये धान की सीधी बुआई कब की जाती है? मतलब सीधी बुआई यूँ कहें कि जैसे आपने बताया कि चाईबासा क्षेत्र में मजदूरों की भी कमी है, साथ में मतलब संसाधन भी की कमी है, तो ये कब की जाती है? ये अभी मई के अंत से शुरू हो जाता है और जून 15-20 तक सीधी बुआई करते हैं। हाँ, इसके लिए सही समय है ये। अच्छा अच्छा, तो सही समय आपने बता दिया। अब इसकी खेत की तैयारी किसान भाई हमारे कैसे करें? इसके लिए अभी से ही या इसके कुछ दिन पहले से ही जब बारिश हुआ होगा उस समय किसान भाई जुताई किए होंगे या फिर अभी करेंगे। पहले खेत के अच्छी से जुताई हो जानी चाहिए, उसके बाद फिर जब बारिश शुरू होने वाली है या फिर समय जब आ गया मई के अंत तक या मई के अंत से हम कहेंगे 20 जून के आसपास तक इसका बुआई करेंगे। अच्छा अच्छा, तो ये बुआई करते समय हमारे किसान भाई किसी उर्वरकों का प्रयोग करेंगे क्या? उर्वरक का भी प्रयोग करेंगे। इसमें तीनों उर्वरक देना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देना चाहिए। इसके अलावा जो गोबर खाद या कंपोस्ट जिसको बोलते हैं वो भी इसमें जो भी उपलब्ध है, जितना भी मात्रा में 50-100 क्विंटल जो उनके पास उपलब्ध है वो खेत में अवश्य डालें। इसके अलावा रासायनिक खाद में यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में जितना अनुशंसित मात्रा है उसका आधा बुआई के समय दें। उसके बाद पोटास और जो फास्फोरस है जो डीएपी के माध्यम से देते हैं वो पूरा मात्रा वो बुआई के पहले खेत तैयार अंतिम जुताई के समय, पाटा मारने के समय डाल दें खेत में। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो अब जैसा कि हमने इन सभी के बाद उर्वरकों की तो चर्चा कर डाली, अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सीधी बुआई के लिए कौन कौन से किस्म अनुशंसित हैं? यहाँ इस जिले या पूरे झारखंड के लिए कुछ किस्में जो सीधी बुआई के लिए अनुशंसित है उसमें बिरसा धान 108, बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110। इसके अलावा हजारीबाग चावल अनुसंधान केंद्र से विकसित अंजलि, वंदना, ये सब किस्में हैं। इसके अलावा एक और अच्छा किस्म है अभी सहभागी, जो बुआई के लिए भी उपयुक्त है और इससे ये रोपा के लिए भी उपयुक्त किस्म है। इसको लगा करके किसान भाई जो है वो केवल बीज को बदल करके, उन्नत बीज को लगा करके अपने उपज में, पैदावार में 15 से 20% तक तो ज़रूर इजाफा कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो लगान जब सीधी बुआई हमारे किसान भाई करें डॉक्टर साहब, तो किन किन सावधानियों का ध्यान रखें? सीधी बुआई में तो यहाँ किसान भाई छीट के करते हैं, लेकिन सलाह होगा हमारा कि वो हल के पीछे पीछे बीज को गिराएं। दूरी 20 सेंटीमीटर कतार से कतार को मेंटेन करें ताकि इससे जो है खरपतवार नियंत्रण में उनको आसानी हो और इसके मैनेजमेंट में भी थोड़ा सुविधा हो। मैनेजमेंट से आपका क्या तात्पर्य है? हाँ, प्रबंधन का मतलब इसमें है कि जैसे हल के पीछे पीछे कतार में गिराए, 20 सेंटीमीटर उसको दूरी मेंटेन किए, तो उसमें अगर जिस समय बारिश हो तो उस समय अगर खेत में पानी थोड़ा भी जमा होता है तो उसमें हम लोग जो यांत्रिक विधि से है वो खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब प्रबंधन से तात्पर्य यहाँ यही था। अच्छा अच्छा, और जब अभी आपने चर्चा की कि खरपतवार, तो जब खरपतवार निकल जाता है तो उसका हमारे किसान भाई मतलब कैसे प्रबंधन करें, इसके बारे में विशेष जानकारी दें। हाँ, खरपतवार जो यहाँ के धान की खेती का मुख्य समस्या है, उसके लिए तो शुरू से ही धान की खेती शुरू करने समय से ही तैयारी कर देनी चाहिए। शुरू में जो है बुआई के
2 से 5 दिन के अंदर कुछ रासायनिक दवा है, अगर उसका व्यवहार करें तो किसान भाई को जो है खरपतवार का बहुत ही कम समस्या होगा। इसके अलावा जो है अगर कतार में बुआई है तो कोनो वीडर या फिर दूसरा वीडर से चला करके यांत्रिक विधि से भी कर सकते हैं। और इसके बाद है कि एक जो बाद में इस्तेमाल करके दवा, ये रसायन को, हर्बिसाइड को इस्तेमाल करके भी खरपतवार नियंत्रण करते हैं। उसमें 1-2 दवा जो है वो प्री इमरजेंस दवा है, जो घास उगने के पहले हम लोग खेत में बुआई के तुरंत बाद डालते हैं। उसमें प्रेटलाक्लोर है, फिर एक आपका दवा ब्यूटाक्लोर है, फिर एक पायरोजोसल्फिरॉन है। ये सब दवा जो है वो प्री इमरजेंस यानी खरपतवार को उगने के पहले ही खेत में डालने से उसका नियंत्रण काफ़ी हद तक हो जाता है। इसके बाद पोस्ट इमरजेंस, जो घास या खरपतवार उग जाने के बाद खेत में उसका जब व्यवहार करते हैं तो वो खेत में जो भी उगा हुआ खरपतवार है, घास है, उसमें दोनों तरह का जो घास होता है, वो चौड़ी पत्ती वाले या फिर संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, उसको वो उस पर नियंत्रण कर देता है, मार देता है उसको। हाँ, उसका उसमें जो है एक दवा है 2,4-D, वो खास करके चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार के लिए है। और एक बिस्पायरिवैक नाम का दवा है, वो उसका मात्रा 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ आप 100 से 150 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 15 से 25 दिन के बीच में अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी लगभग सभी मोथा कुल और अन्य जो खरपतवार हैं वो उसका नियंत्रण हो जाता है। डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जैसे सीधी बुआई और जो हमारे किसान भाई बिचड़ा तैयार करके रोपा करते हैं, ये दोनों में क्या अंतर है? हमारे किसान भाई क्यों करें? अगर सही तरीके से किया जाए सीधी बुआई से धान की खेती और रोपा, तो दोनों में के उपज में कोई खास अंतर नहीं है। अच्छा। बहुत ज़्यादा उपज का अंतर नहीं होता। सीधी बुआई में भी किसान भाई 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी अधिक उपज ले सकते हैं, और रोपा में भी 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के प्रति 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज या उससे अधिक ले सकते हैं। तो ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर सही से मैनेज किया जाए फसल को तो ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों में ही अगर खरपतवार नियंत्रण, पोषक तत्व प्रबंधन, पौधा संरक्षण, ये सब चीज़ का अगर विशेष ध्यान रखें तो उत्पादन में अधिक अंतर नहीं है। हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका संजय जी, और सभी किसान भाइयों को भी जोहार और नमस्कार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो संजय जी, कितनी अच्छी जानकारी हमने हासिल की कि धान की सीधी बुआई किस तरह से की जाए, वो भी टाण जमीन पर। जी दीप्ति जी, और अभी जैसे कि हमारे पशु जो हैं हमारे किसानों के अंग हैं, एक परिवार हैं, और गर्मी के मौसम में उन्हें तरह तरह की बीमारियां भी घेर लेती है। और अभी जैसे गर्मी से हम बरसात में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो बदलते मौसम में हमारी तबीयत खराब हो जाती है। कभी हमें सर्दी लग जाती है तो कभी डायरिया हो जाता है। इस तरह से जब आप पशुपालन करते हैं तो बेहद ज़रूरी है कि आप पशुओं के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। जी, और ये तभी हो सकता है जब उनका समय पे टीकाकरण किया जाए। और टीकाकरण के साथ साथ आहार संबंधी जानकारियां और आवास संबंधी जानकारियां क्या होंगी, इन तमाम बातों की जानकारी आज के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम समेट कर लाए हैं।
तो हम देर नहीं करते हैं, सीधे हमारे किसान भाई बंधु को जानकारी दे रहे हैं कि किसान भाई बंधु, आप जब पशुपालन कर रहे हैं तो बकरी, गाय, भेड़ इत्यादि का पालन आप करते हैं, किस तरह से उनका टीकाकरण करेंगे, गर्मियों के दिनों में किन किन बातों का ख्याल करके उनकी देखभाल करेंगे, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर असद हुसैन। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु में पशुओं की देखभाल एवं टीकाकरण के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर असद हुसैन। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है ग्रीष्म ऋतु में पशुओं की देखभाल के बारे में, इस विषय पर जानकारी आप देंगे। तो जैसे हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में पशुओं की देखभाल कैसे करनी चाहिए? जैसे ही वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो जिस प्रकार हम मनुष्यों को शरीर की आंतरिक क्रियाएं और शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती हैं, उसी प्रकार पशुओं की भी जैविक और आंतरिक क्रियाओं पे इस ग्रीष्म ऋतु के बढ़े हुए तापमान का प्रभाव पड़ता है। अब जैसे गर्मी बढ़ जाने से पशुओं की खान पान कम हो जाता है, दुधारू पशु हैं वो अपना दूध देना दूध कम कर देती हैं, और अगर किसी कारणवश देसी दुधारू पशु है और दूध कम दे रही है तो समझिए कि उसके दूध की मात्रा एकदम ही नगण्य हो जाती है। गर्मी जैसे ही बढ़ती है तो उसके शरीर की आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं उसको प्रभावित करने के लिए शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उनके जो रिसाव का जो अनुपात होता है उसमें असंतुलन हो जाता है, और उसके असंतुलित रिसाव के अनुपात से पशुओं के जो पाचन शक्ति और उसके उत्सर्जन तंत्र है उस पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ उसके जो दूध उत्पादन करने की जो क्षमता होती है वो भी प्रभावित होती है। इस प्रकार अगर जैसे ही गर्मी बढ़ जाती है तो इस बढ़े हुए गर्मी में हमें पशुओं से वांछित लाभ लेने के लिए, या ताकि उसके शरीर की आंतरिक और बाहरी क्रियाओं में कोई प्रभाव नहीं हो, तो हमें उसका प्रबंधन करना चाहिए। मैं एक बात किसान भाइयों को ये बतलाना चाहूँगा कि जब गर्मी बढ़ती है तो शरीर की आंतरिक क्रियाओं को तो किसान भाइयों को तो उतना पता नहीं चल पाता है, लेकिन बाहरी किन कारणों से या क्या लक्षण हम देखेंगे जिससे पता चलेगा कि दुधारू पशु में गर्मी का प्रकोप हुआ है। एक लक्षण तो है कि दुधारू पशु अपना दूध देना कम कर देती है, खान पान कम कर देती है, उसकी पाचन शक्ति या पागुर जो करती है वो पागुर कम हो जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मध्य चक्र में आने वाले पशु, खास करके जो हम दुधारू पशु में भैंसें भी आती हैं, ये मध्य चक्र में या जो गर्मी में आने की जो लक्षण होती है ये ग्रीष्म ऋतु में नगण्य या नहीं के बराबर हो जाती है। या अगर ये लक्षण भी होता है तो बड़ा ही लक्षण धीमा होता है या क्षीण लक्षण होता है, जिसमें किसान भाइयों को ये पता लगाने में कठिनाई होती है कि अमुक या जो भी भैंस है या गाय है जो गर्मी के में आई हैं कि नहीं आई हैं। तो ये तो उनके लक्षण हुए। पशु बेचैन रहता है, उसके सांस की गति बढ़ जाती है। जैसे पशुओं में साधारण जो सांस की गति होती है वो 10 से 30 बार प्रति मिनट होता है, और हृदय गति होती है वो 50 से 70 बार प्रति मिनट होता है। तो इसमें जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो पशु हंफने लगता है, उसके जो हृदय गति भी बढ़ जाती है और सांस भी जो है वो जल्दी जल्दी लेता है। साथ ही साथ आप देखेंगे किसान भाई कि पशु जो है सो दुधारू पशु या बड़े पशु हों या छोटे बाछा बाछी भी हों तो ये भी इसके मुँह से लार चलने लगता है। शरीर को छूने से शरीर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि पशु को जब लू भी लग जाती है तो बार बार पशु जो है सो प्यास का अनुभव करती है, या पानी देने से बार बार वो पानी पीती है। इसमें अगर सही समय पे इसका उपचार नहीं किया गया या प्रबंधन नहीं किया गया तो पशु को दस्त भी हो जाता है, और इससे पशु की जैविक और आंतरिक दोनों क्रियाएं जो है वो प्रभावित होती हैं। इसके प्रबंधन में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अगर पशुशाला जहाँ पे हो या जहाँ पे हम गाय को भैंस को जहाँ पे बांध रहे हों तो या तो उसका निर्माण ऐसे जगह पे करना चाहिए जहाँ पे छायादार वृक्ष हो, या जहाँ पे अगर हम उसका निर्माण कर चुके हैं तो छायादार वृक्ष वहाँ पे लगा दिया जाना चाहिए। और उसकी ऊंचाई जो है, छत की ऊंचाई वो कम से कम 10 फीट होनी चाहिए। 10 फीट से अगर अधिक हो तो और भी अच्छी बात है। और हवादार वो होना चाहिए, जगह हवादार होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार अगर हवाएं चले तो बहुत ज़्यादा गर्म हवा का प्रकोप अगर हो तो जैसे कि जूट का बोरा उसमें डाल दिया जाए ताकि गर्म हवा नहीं आए। मुख्यतः दिन के 11 बजे से लेकर के शाम के 3-4 बजे तक जब वातावरण का तापमान बहुत अधिक रहता है। तो इस प्रकार प्रबंधन में पशुओं को एक और चीज़ है कि अगर गर्मी का प्रकोप हो तो इससे हम किस प्रकार हमारे किसान भाई इस गर्मी के प्रकोप से ग्रीष्म ऋतु में पशुओं को बचा सकते हैं, ताकि पशु का जो है सो
दूध उत्पादन या सामान्य जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। तो ये 2-3 तरीक़ों से बचाया जा सकता है। एक तो है कि हम पशु को जो भी पानी दें वो पानी हम स्वच्छ जल दें। हमारे सभी बहुत से किसान भाइयों को शायद ये पता नहीं होगा कि पानी की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए। साधारण दिनों में जो है सो अगर दुधारू पशु है तो प्रति 1 लीटर दूध उत्पादन पे 5 लीटर स्वच्छ पानी दिया जाना चाहिए और साधारण जैविक क्रियाओं के लिए 10 से 15 लीटर पानी प्रतिदिन यानी कि 24 घंटे में दिया जाना चाहिए। अगर पशु गर्भवती हो तो उसे जो पानी की मात्रा जो साधारण जैविक क्रियाओं के लिए जो मैं बताया कि 10 से 15 लीटर पानी की मात्रा है उसे बढ़ा के 15 से 20 लीटर कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार अगर कोई गाय अगर 10 लीटर दूध देती हो तो उसे प्रतिदिन 60 से 70 लीटर पानी दिया जाना चाहिए। ये पानी की मात्रा दिन में 3 बार दें और ख़ास करके जब रात के समय जब पशु जब आराम करे तो उस समय भी उसके नज़दीक पानी स्वच्छ पानी की बाल्टी रख दी जानी चाहिए। दूसरी चीज़ एक और है कि जैसे कि पानी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि स्वच्छ जल दे ही साथ साथ दाना मिश्रण जो है सो वो हमको पशुओं को उचित मात्रा में दिया जाना चाहिए ताकि गर्मी के प्रकोप से अगर शरीर में उचित मात्रा में दाना मिश्रण दिया जा रहा हो तो वो दुधारू पशु जो है सो पाचन शक्ति सही रहेगी और भी उसकी क्रियाकलाप सही रहेंगे। तो प्रति दुधारू पशुओं के लिए क्या है प्रति 1 लीटर दूध उत्पादन पे 0.3 kg दाना मिश्रण दिया जाना चाहिए। या हमारे किसान भाई ये मान लें कि प्रति 3 kg दूध उत्पादन पे 1 kg दाना मिश्रण दिया जाना चाहिए। अगर हमारे देसी उन्नत नस्ल के जो दुधारू पशु हैं जो 6 लीटर सुबह शाम मिला के अगर 6 लीटर दूध उत्पादन करते हैं तो उसे प्रति 3 लीटर दूध उत्पादन पे 1 kg में बतलाया तो दूध उत्पादन के लिए 6 लीटर के लिए 2 kg दाना मिश्रण एवं सामान्य जैविक क्रियाओं के लिए 1 kg दाना मिश्रण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार अगर कोई पशु जो है सो देसी पशु है अगर वो सुबह शाम मिला करके 6 लीटर दूध उत्पादन कर रहा हो तो उसे 3 kg दाना मिश्रण सुबह शाम मिला करके दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ पुआल की मात्रा जितना पशु खा सके वो दे। पुआल को कुट्टी के रूप में दे तो उससे पाचन शक्ति बढ़ती है, वो उस पशुओं के लिए लाभकारी होगा। पानी जो मैं बताया उसे उचित मात्रा में दे और पानी के साथ साथ गर्मी के दिनों में ये भी होना चाहिए कि जो हम भूसा देते हैं या चोकर देते हैं उसे हम भिंगा करके दें तो उससे क्या होता है कि पशु को खाने में आसानी होती है और उसके पाचन शक्ति में भी सुधार होता है। इन क्रियाओं के साथ साथ ग्रीष्म ऋतु में कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जीवाणु जनित या विषाणु जनित रोग, इसके रोग के लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ये रोग पशुओं को नहीं हो। तो मुख्यतः इसमें गला घोटू, लंगड़ी और खुरा चपका ये 3 रोग पाए जाते हैं। तो रोग से उपचार के लिए उपचार हम नहीं करके बल्कि रोग से बचाव के लिए हम उसका टीकाकरण किसान भाइयों को सलाह देंगे कि वो उसका टीकाकरण करवाए। मुख्यतः जैसे खुरा चपका का होता है इसका प्रकोप जैसे ही गर्मी शुरू होती है या प्रचंड गर्मी के बाद जब वर्षा शुरू होती है तब इसका प्रकोप होता है खुरा चपका का। तो इस स्थिति में हमारे किसान भाई मार्च से लेकर के मई तक, मार्च अप्रैल या मई तक में भी वो इसका टीकाकरण कर सकते हैं खुरा चपका का। और जहाँ तक लंगड़ी का है तो लंगड़ी के लिए जो है सो वो इसका अप्रैल से मई में टीकाकरण करवाए और गलाघोटू का जो है डखा या गलाघोटू जिसको किसान भाई बोलते हैं उसका टीकाकरण वो मई के महीने में किया जा सकता है। तो इस प्रकार अगर हमारे किसान भाई जो विषाणु और जीवाणु जनित रोग हैं इससे बचाव के लिए टीकाकरण करेंगे तो ये रोग नहीं होगा और रोग नहीं होने से दूध उत्पादन अधिक होगा, पशु का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इस प्रकार हमारे किसान भाइयों को आर्थिक दृष्टिकोण से भी दुधारू पशुपालन में अधिक लाभ होगा। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी ग्रीष्म ऋतु में पशुओं की देखभाल एवं टीकाकरण में। डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और हमारे सभी किसान भाइयों को भी धन्यवाद। तो किसान भाइयों वक्त कम रहा या ज़्यादा रहा, फिर मिलेंगे वादा रहा। बिल्कुल। और किसान भाइयों आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले दिन अगले अंक में कृषि जगत और पशुपालन जगत से जुड़ी विभिन्न जानकारियों के साथ आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।